1922 में ये 15 साल लड़का अपना ख्वाब पूरा करने के लिए घर से भागकर टोक्यो चला जाता है। दोस्तों, इस गाड़ी को गौर से देखें, ये फोर्ड का मॉडल टी है। ये वो गाड़ी है जिसने इसे अपना घर बार और सब कुछ छोड़ने पर मजबूर किया था। ये छोटा सा जापानी लड़का जिसे आप देख रहे हैं, इसने बाद में एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने 2023 में 125 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया है। ये वो कहानी है दोस्तों जिसमें मैं डू यू नो चैनल के तमाम देखने और सुनने वालों को बताऊंगा कि सोचिरो होंडा जब अपना घर छोड़कर टोक्यो पहुंचा तो टोक्यो में इस 15 साल लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने इसे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था, और फिर एक आम सा ऑटो मैकेनिक कार रेसिंग की दुनिया में कैसे दाखिल हुआ, और इसके बाद इसने होंडा फैक्ट्री कैसे बनाई। दूसरी जंग अजीम में जब अमेरिका ने बमबारी करके इसकी फैक्ट्री तबाह कर दी थी, उस वक्त इसने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई थी जिसकी वजह से ये अपने पैरों पर भी खड़ा हो सका और इसने जापान को भी इस मुआशी बहरान से निकलने में मदद की। दोस्तों, डू यू नो की वीडियोस में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। 17 नवंबर साल 1906 जापान के एक गरीब तरीन गाँव टेनरियो शोजिका में गेहे होंडा के घर एक बच्चा पैदा हुआ। इन्होंने इस बच्चे का नाम सोचिरो होंडा रखा। गेहे होंडा की इसी गांव में एक छोटी सी दुकान थी जिसमें ये लोहार का काम किया करते थे और इसके साथ साथ ये साइकिल मुरम्मत का काम भी किया करते थे। सोचिरो होंडा के पैदा होने से पहले इसके 5 बहन भाई मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से बचपन में ही फोत हो गए थे और इस वजह से सोचिरो को घर में बहुत ज्यादा लाड मिलता था। 1914 के एक दिन जब सोचिरो होंडा अपने मोहल्ले से गुजर रहा था तो इसने एक सनसनीखेज सी आवाज सुनी। इसने ऐसी आवाज इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। ये इस आवाज के पीछे गया तो इसने एक अजीब सी मशीन देखी जिसके 4 टायर थे। दोस्तों, ये फोर्ड का मॉडल टी था। ये इस वक्त इंतहाई हैरत से सिर्फ यही देख रहा था कि ये मशीन खुद ब खुद कैसे चल रही है। जब ये गाड़ी इसके पास से गुजरी तो इसने इस गाड़ी के पीछे भागना शुरू कर दिया और उस वक्त ये और भी हैरान रह गया जब ये गाड़ी इससे आगे निकल गई। इस दिन अगर ये इस गाड़ी के पीछे ना भागता तो कुछ भी ना होता, लेकिन जब इस दिन ये गाड़ी इससे आगे निकली तो इसने इसके अंदर एक ऐसा तूफान पैदा किया जिसने फिर होंडा कंपनी की बुनियाद रखी और इसे जिंदगी भर के लिए मशीनों की मोहब्बत में लगा दिया। दोस्तों, मैंने आप सबको पहले भी बताया है कि सोचिरो के 5 बहन भाई बचपन में ही फोत हुए थे और इस वजह से सोचिरो के वालिदैन को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन तालीम के मामले में ये उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। स्कूल और पढ़ाई के नाम से ही इसे नफरत थी। अलबत्ता अपने बाप के साथ साइकिल रिपेयरिंग में होंडा को बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। इसके स्कूल लाइफ का एक वाकया है कि एक मरतबा स्कूल इंतजामिया ने तमाम बच्चों को रिजल्ट कार्ड दिए जो इन्होंने अपने पेरेंट्स से साइन करवाने थे। सोचिरो होंडा अपना रिजल्ट कार्ड अपने घर में नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन इस पर स्टैंप तो लगानी थी। इसने ऐसा किया कि साइकिल की रबड़ को तराश कर अपनी खानदानी मोहर बनाई और इसने ये मोहर इस रिजल्ट कार्ड पर लगाई। इस मरतबा तो ये फेक स्टैंप काम कर गई और इसके घर में किसी को कोई खबर नहीं हुई। दोस्तों, इसके बाद फिर इसने अपने दोस्तों के रिजल्ट कार्ड्स पर भी वही मोहर लगाना शुरू कर दी और इस तरह करते हुए ये एक दिन पकड़ा गया। उस दिन इसके बाप ने इसे सजा के तौर पर कुछ भी खाने को नहीं दिया और इसे पूरा दिन घुटनों के बल बिठाए रखा। इसके कुछ अरसे के बाद फिर इसने स्कूल से वापसी पर अपने बाप के साथ दुकान में साइकिल मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। साल 1922 के एक दिन सोचिरो जब तकरीबन 15 साल का था, इस दौरान इसने एक न्यूज़पेपर में एक जॉब का ऐड देखा। टोक्यो में मौजूद इस कंपनी का नाम आर्ट शोकाई था और इन्हें अपने सर्विस स्टेशन पर काम के लिए टेक्नीशियन चाहिए थे। इसने अपने घर वालों से छुपकर इस कंपनी को जॉब के लिए एक लेटर लिखा। अब ये लेटर के जवाब का इंतजार कर रहा था और इसकी खुशकिस्मती देखें कि इसे कुछ ही दिन में पॉजिटिव रिप्लाई भी मिल गया कि वाकई में इस कंपनी को टेक्नीशियंस की जरूरत है। दोस्तों, इस लेटर को पढ़ते ही इसने स्कूल छोड़ा, घर छोड़ा और अपने ख्वाबों को सच करने के लिए टोक्यो चला गया। जब सोचिरो होंडा टोक्यो पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो जिस गांव से आया है ये शहर तो उससे 1000 गुना ज्यादा एडवांस है। होंडा का ख्वाब फिर उस वक्त टूटा जब ये टोक्यो में आर्ट शोकाई पहुंचा। इसने देखा कि दुकान का मालिक जिसका नाम यूजो साकाकिबारा था, इसने इसके लिए काम पहले से ही तैयार कर रखा था और इस काम ने इसका दिल तोड़ दिया क्योंकि ये तो यहाँ पर गाड़ियों का काम सोच कर आया था, लेकिन मालिक ने इसे अपने बच्चे की देखभाल और दुकान की सफाई सुथराई के काम पर लगा दिया। होंडा बेचारा इस वक्त करता तो क्या करता। एक तरफ ये अपना घर और माँ बाप को छोड़कर कामयाबी की तलाश में निकला था और दूसरी तरफ इससे ऐसे फालतू काम लिए जा रहे थे, लेकिन ये अब इसकी मजबूरी थी और एक चीज जिसने इसे वापस गाँव जाने से मना किया वो नाकामी का डर था और ये इस तरह से अपने वालिदैन का सामना भी नहीं करना चाहता था। जैसे जैसे अब वक्त गुजरता जा रहा था, यूजो साकाकिबारा पर काम का बोझ बढ़ रहा था और ये ऑटोमोबाइल की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूजो साकाकिबारा ने अब सोचिरो होंडा से भी वर्कशॉप में हल्के फुल्के काम लेना शुरू कर दिए, लेकिन ये वो शख्स ही नहीं था जो मामूली और हल्के फुल्के काम करके जिंदगी गुजारता।
होंडा को शुरू से ही इस काम में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए ये चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाता था और ये चंद महीनों में ही हर तरह की गाड़ी और इसके पार्ट्स के बारे में सब कुछ जान गया और बहुत जल्दी ये एक काबिल एतमाद मैकेनिक बन गया। इसकी काबिलियत और लगन देखकर कंपनी के मालिक ने फैसला किया कि इस लड़के को ऑटोमोबाइल का सिर्फ मैकेनिकल काम ही नहीं बल्कि ऐसे ऑटोमोबाइल बिजनेस की हर तरह की टैक्टिक्स भी सिखानी चाहिए। दोस्तों, साकाकी 12 की वर्कशॉप में कार्स और साइकिल दोनों चीज़ों की रिपेयरिंग होती थी, लेकिन फिर भी उस वक्त कार्स इतनी ज़्यादा आम नहीं थी जितनी कि आजकल है। उस वक्त ऑटोमोबाइल एक ऐशो आराम की चीज़ थी और ये सिर्फ अमीर और आला ओहदेदार लोगों के पास ही होती थी और जापान में इस वक्त ज़्यादातर कारें गैर मुल्की थी। अपने काम के साथ लगन की वजह से सोचिरो बहुत जल्दी गाड़ियों की एक बहुत बड़ी रेंज से वाकिफ़ हो गया, जिनमें मर्सिडीज़ और डेमलर जैसी महंगी गाड़ियां और मुख्तलिफ किस्म के मोटरसाइकिल भी शामिल थे। सोचिरो ने ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए दिन रात इसी वर्कशॉप में काम किया। दोस्तों, इस ज़माने में मोटर स्पोर्ट्स का रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और इस वजह से साल 1923 में साकाकी 12 ने अपनी इसी वर्कशॉप में रेसिंग कार्स भी बनाना शुरू कर दी। सोचिरो, जो इस वक्त तक एक आम सा मैकेनिक था, इसने बाकी दूसरे मैकेनिक्स के साथ मिलकर इसी वर्कशॉप में 2 स्पोर्ट्स कारें बनाई, जिनमें से पहली गाड़ी आर्ट डेमलर थी और दूसरी कर्टस थी। ये दोनों गाड़ियां सेकेंड हैंड इंजन्स को यूज़ करके बनाई गई थी और इसके बाद इसने 1924 में जापान की मोटर कार चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया। इसने ये रेस जीत ली और इस जीत के साथ सोचिरो होंडा ने कार रेसिंग को अपना रिलीजन बना लिया। इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इसके बाद फिर 1926 में सोचिरो को मिलिट्री में भर्ती किया गया, लेकिन कलर ब्लाइंड होने की वजह से इसे वहां से जल्दी ही निकाल दिया गया और मिलिट्री से निकाले जाने के बाद इसने दोबारा से आर्ट शोकाई में ही काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसके बाद योजो साकाकी 12 अब अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने 1928 में हिमामात्सु में आर्ट शोकाई की एक नई ब्रांच बनाई और इन्होंने सोचिरो को इस ब्रांच का इंचार्ज बना दिया। इस वक्त सोचिरो की उम्र तकरीबन 21 साल थी। होंडा ने आर्ट शोकाई की इस नई ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था और इसने सिर्फ 2 सालों में इसे 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। ये इस वक्त तक एक इंतहाई ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। वर्कशॉप में अब बहुत ज़्यादा काम आना शुरू हो गया था और ये लोग अब दिन रात काम करने पर मजबूर हो गए थे। इनके पास इस वक्त इतना काम हो गया था कि सोचिरो ने इस वर्कशॉप के कारोबारी मामलात को संभालने के लिए अपनी बीवी को इस वर्कशॉप में इन्वॉल्व किया और इसी दौरान इसने हिमामात्सु वर्कशॉप में एक और रेसिंग कार बनाई। ये कार 120 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से दौड़ सकती थी। रेसिंग कंपटीशन में इस कार को सोचिरो ने खुद ड्राइव किया और इन्होंने ये रेस भी जीत ली और इस कार का ये रिकॉर्ड जापान में 20 साल तक कायम रहा। लेकिन दोस्तों, इस दौर की रेसिंग आज की निस्बत बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और 1936 में टोक्यो में रेसिंग के दौरान सोचिरो का एक खौफनाक हादसा हो गया। इस एक्सीडेंट में इसकी जान तो बच गई, लेकिन ये मौत को बिल्कुल टच करके वापस आया था। इसका लेफ्ट बाजू फ्रैक्चर हो गया था, शोल्डर डिसलोकेट हो गया था और इसके चेहरे पर भी कई जख्म आए थे। इसे इस वक्त अपना कैरियर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। ये इस वक्त ना तो मैकेनिक्स का काम कर सकता था और ना ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बाद जब ये दोबारा ठीक तो ये वापस रेसिंग ट्रैक पर आ गया, लेकिन अब इसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि होंडा कभी भी रेसिंग में हिस्सा ले। रेसिंग को लेकर इसकी अपनी फैमिली के साथ बहुत बहस हुई, लेकिन फैमिली तो आखिर फैमिली होती है और फैमिली से कौन जीत सकता है। सोचिरो को ऑफिशियली ये ऐलान करना पड़ा कि अब वो जिंदगी में रेसिंग में कभी भी हिस्सा नहीं लेगा। कुछ अर्सा मजीद रिपेयरिंग का काम करने के बाद इसने फिर आर्ट शोकाई के मालिक को कहा कि अब वो मजीद रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता और इसने आर्ट शोकाई के शेयर होल्डर्स को अपना एक आइडिया पेश किया कि आप स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक कंपनी शुरू करो। आर्ट शोकाई के शेयर होल्डर्स ने सोचिरो होंडा का ये आइडिया फौरन रिजेक्ट कर दिया। Oh, my boss would have my ass. You crazy, Jim? Get lost, Jerry. इन सबको ऑलरेडी प्रॉफिट्स मिल रहे थे और इनमें से कोई भी नया रिस्क लेने को तैयार नहीं था। अब सोचिरो ने डिसाइड किया कि वो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी अकेले ही खोलेगा और फिर 1936 में जब इसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी, इसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की एक कंपनी खोली। इसका नाम इन्होंने टोकाई सेकी हेवी इंडस्ट्री रखा। इसने अपने दोस्त को इस कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो ये खोल चुके थे, लेकिन होंडा के पास अब इस कंपनी को चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी। दोस्तों, इसने अपनी इस नई कंपनी को कामयाब कैसे किया और इसने 33 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में दाखिला क्यों लिया, दोस्तों ये सब बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में। दोस्तों, डू यू नो चैनल की बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी लाइक करने का और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक और इंतहाई शानदार वीडियो के साथ।